जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं। कमर आगा साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर वो जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और काफ़ी गंभीर मुद्दों पर एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आ पाते हैं। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सर को शिकायत रहती है देखने वालों की संख्या बहुत कम है, तो आप संख्या बढ़ा दें और इनकी व्यूअरशिप को बढ़ाएं। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में, और हमने पिछले प्रोग्राम में भारत और सऊदी के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है उसको लेकर बात की थी। आज फिर से सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, लेकिन थोड़ी अलग ये चर्चा है। सऊदी अरेबिया ने दुनिया के सबसे पहले वो देशों में अपनी गिनती कराई जहां जिसके पास लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम था। चाइना का स्काई शील्ड खरीदा उन्होंने, और जिसकी बड़ी हाइट थी, रेडार, जैमिंग, लेजर और सब कुछ इंटीग्रेटेड पैकेज जो ड्रोन्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। डेजर्ट के डस्ट स्टॉर्म, एक्सट्रीम हीट और ऑप्टिकल सिस्टम के लिमिटेशन ने जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम बदल दी है और इस पूरे सिस्टम को वीक कर दिया है। और जो ड्रोन्स मरने थे लेजर से, उन्हें एक्चुअली न्यूट्रलाइज किया जा रहा है जैमिंग सिस्टम से। तो सवाल ये है कि सऊदी ने एक फ्यूचरिस्टिक गैम्बल किया था जो फ्लॉप हो रहा है, या ये जो डिफेंस सिस्टम है उसमें कुछ और भी इस पूरे और भी दुनिया के लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी जनरल ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि जो इस पूरा सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। इस पूरे मामले को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया पूरे अपने और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले को देखना चाहिए। हमारे साथ सर हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आदाब। सर, ट्रायल्स में जो लेज़र ने दिखाया वो बैटलफ़ील्ड में अलग ही होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर चाइना का जो ये टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से फ़ेल होती हुई नज़र आ रही है। इसको सर किस तरह से देखने की ज़रूरत है? क्या हमने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में चाइना में भी हुआ, चाइनीज़ जो इक्विपमेंट से जो हथियार थे, पाकिस्तान में भी वो फ्लॉप हुए। किस तरह का सबक पूरी दुनिया को लेने की ज़रूरत है यहाँ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो काफ़ी नए हैं इस फ़ील्ड में, हुँ। और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है जिसे कोप करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो नए प्लेयर हैं, अब वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह भी बनाए, फिर उसके बाद अब वो उनको बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो क्लेम कर रहे हैं वो उतना उस पे उतर नहीं पा रहे, ये पता चल गया। सऊदी खुद ही जनरल ने ये बात बताई। एक चीज़ और भी है। दूसरी चीज़ ये है कि किस किस्म के मिसाइल, अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको हमने देखा इजराइल के अंदर। वो जबकि इजराइल के पास सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है, कहा जाता था, इजराइल कहता था कि उनके यहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, कोई नहीं आ सकता, फुल प्रूफ है। आयरन डोम था शॉर्ट रेंज, फिर उसके अलावा एरो 2 है, एरो 3 ये मीडियम रेंज, और फिर उसके बाद उनका एक और था मिसाइल सिस्टम, डेविड स्लिंग बीच का था, डेविड स्लिंग वो भी। फिर उसके बाद अमेरिकन था थर्ड मिसाइल, और पैट्रियट वगैरह सब किस्म के थे। लेकिन ईरानियन ने जिस वक्त उनके ऊपर अटैक किया, या हूती जब करते हैं तो उसको वो रोक नहीं पाते। एक ये भी बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है कि ये अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ये चाइना ने जो बनाया था और जो बेच रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे, वो उसमें बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अब सऊदी अरेबिया डिमांड करेगा कि भाई इसका अपग्रेडेशन करो, या जो भी हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन किस किस्म के हैं, क्या है, ये कुछ ही देर में पता चलेगा। दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया ने ये ख़रीदा तो है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दूसरी बात ये कि ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, उनको कहाँ से ख़तरा नज़र आता है। कोई उनको ख़तरा, जो आसपास के देश हैं, चाहे वो ईरान हो या इराक़ हो, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सऊदी अरेबिया पे अटैक करने का। हाँ, अगर सऊदी अरेबिया उन देशों पे अटैक करेगा तो शायद ये ज़रूर अटैक करेंगे, या वहाँ से कोई अमेरिकन बेस वगैरह का, अमेरिकन या पश्चिमी देश उसका इस्तेमाल करते हैं, या इजराइल करते हैं, तब उनको ख़तरा आ सकता है। तो ये थ्रेट परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
ये भी देखना होगा उन्हें क्या जो ईरान के पास या हूतीस के पास उनकी लड़ाई है, हूती से, ईरान से तो उनके अच्छे संबंध हो गए, लेकिन ईरान उनको थ्रेट दे चुका है पहले भी कि अगर उनकी ज़मीन यूज़ हुई अटैक के लिए तो टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये देखना होगा कि उनको किस किस्म की ज़रूरत है, और क्या वो सिस्टम्स इज़राइल के पास इनके पास मौजूद हैं। चाइना के पास, मेरा ख्याल है चाइना के पास अभी वो सिस्टम्स नहीं है। रशिया के इस 300 इस 4 स्पेशली इस 400 काफ़ी अच्छे साबित हो चुके हैं। पहले हमने देखा उनका जो इस्तेमाल हुआ पिछली जंग में भी और दूसरी जगहों पे 300 भी अच्छे हैं। और अमेरिकन के पास भी कुछ जो उनकी मगर ये है कि क्या वो अमेरिकन सऊदी अरबिया को देंगे। सऊदी अरबिया के लिए उनकी पॉलिसी जो है वो खुद डिप्लॉय कर देते हैं। उन्हीं ने पैट्रियट सिस्टम्स वगैरह पहले डिप्लॉय किए थे और दोबारा भी फिर से उन्हीं ने जब हुआ उसके लिए डिप्लॉय अपने किए थे। सऊदी अरबिया की जो पॉलिसी है वो ये है, ऑयल फॉर सिक्योरिटी थी, अब लैप्स कर गया ये एग्रीमेंट, मगर अभी भी सऊदी अरबिया जो है अमेरिका, कतर, सऊदी अरबिया, बहरीन, ओमान, ये सारे, ओमान छोड़ के ये सारे ज़्यादातर देश जितने भी हैं खाड़ी के, ये अमेरिकन प्रोटेक्शन में आते हैं। अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रदान करता है, इसलिए इनको सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमेरिका की सिक्योरिटी में जो कतर के साथ हो गया और सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल हो गया, उसको क्या कहेंगे? ये क्या चल रहा है उम्मा में, उम्मत मुसलमानिया में? जी ये तो बड़ी अजीब बात हुई, कतर को सिक्योरिटी अमेरिकन देते थे और जब अटैक हुआ उनके ऊपर तो अमेरिका को इजराइल ने पहले बता दिया था, और अमेरिका ने अपने जो उनके मिडिल ईस्ट के इन्वॉय हैं विटकॉफ, उनको बताया कि आप बहरीन, आप कतर को इन्फॉर्म कर दीजिए। इस वजह से लीडरशिप तो बच गई, कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मगर ये है कि वो वहाँ के ऊपर अटैक हुआ, उसमें कुछ लोग भी मरे, कितने मरे उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कतर के अंदर अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर भी है, तो वो पूरी उनके सैकड़ों जहाज और फिर उसके अलावा ये बहुत बड़ा बेस है, सबसे बड़ा बेस है वहाँ पे, और प्लस उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और सारी चीज़ें हैं, उन्हीं ने रोका भी नहीं। बल्कि अब ये भी बातें हो रही हैं कि जो अटैक हुआ था उसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था या उसको जो सैटेलाइट गाइडेंस वगैरह या वो सब, वो अमेरिकन ने प्रोवाइड किया था, सऊदी अरेबिया के ऊपर से आया है। ये भी अब एक रिपोर्ट आई है, कितनी कंफर्म है ये बातें पता नहीं चल पाती जल्दी से। मैं समझ, हो सकता है कि ये गलत भी हो रिपोर्ट, लेकिन इस तरह की, हालांकि सऊदी अरेबिया ने इसका खंडन भी बहुत नहीं जोरों किया। से किया। जी, लेकिन सर इस सबसे एक बात समझ में आती है, एक तो ये कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम में जो खामी है, जो फेल हो रहा है, सऊदी अरेबिया ने बिलियंस लगाए और वो फेलियर साबित हो रहा है। दूसरी तरफ ऑयल फॉर सिक्योरिटी और ये सारा कुछ हो रहा है, कतर पे हो गया, यहाँ-वहाँ। इस सबसे सर एक बात तो समझ में आती है कि आज आपको नहीं लगता कि अरब जो देश हैं, उनको ये एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है कि आप अमेरिका पे या किसी एक आध देश पे डिपेंडेंसी हटकर आपको और ऑप्शंस तलाश करने की ज़रूरत है? और आपको जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाने की आवश्यकता है जब सिक्योरिटी की बात आती है, आज के समय में जब आप किसी भी एक देश पर डिपेंडेंसी आप नहीं रख सकते। देखिए, पहली बात तो ये कि इन सभी देशों के पास अपनी सेना नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है। जी, जो फोर्स है वो इस काबिल नहीं है कि लड़े, और फिर दूसरी बात ये कि इन लोगों ने सेना का गठन भी नहीं किया था। इनको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सेना स्वयं सत्ता में आ जाए कू करके, जैसे इजिप्ट में हुआ, जी। लीबिया में हुआ, इराक हुँ, में हुआ, सीरिया में हुआ, उसके अलावा और भी कई जगहों पे, यमन हुँ। वगैरह में भी जिस तरीके के हालात थे, तो इन्हीं ने अपनी सेना को डेवलप नहीं किया था, बल्कि ठेका दे दिया था अपनी सिक्योरिटी का अमेरिका को। दूसरी हुँ, बात ये कि अब इनको लगता है कि इज़राइल उनका जो है अमेरिका का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई है उस पूरे क्षेत्र में, और उसकी अमेरिकन का मानना ये है कि उसकी जो वो है
इज़राइल को पूरा हक़ है अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने का, सिक्योरिटी बनाए रखने का। अगर इज़राइल को किसी भी देश से या किसी भी जगह से या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से ख़तरा महसूस होता है, तो उस मुल्क पे वो अटैक करता है। इराक के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, ईरान के ऊपर अटैक किया, सीरिया के अंदर लगातार किया रहा, वहाँ पे हुकूमत भी गिराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। लेबनान के अंदर भी इनकी लड़ाई चल रही थी और अब कतर के ऊपर भी उन्हीं ने अटैक किया हमस के हेडक्वार्टर समझ लीजिए या जहाँ पे ये मौजूद थे। तो इस तरीके से इनके पास है नहीं। दूसरी बात ये कि ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया तो ख़ैर बड़ा मुल्क है और इनके पास पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। लेकिन इनके पास आपस में भी इनकी नहीं बनती। कतर की कुछ समय पहले हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई से बड़ी झगड़े थे, इनको ब्लॉकेट कर दिया गया था। वहाँ पे सामान भी नहीं जा पा रहा था इसलिए कि रास्ता कतर में जाने का लैंड रूट एक ही था, वो सऊदी अरेबिया से था। तो इस वजह से ये एक समस्याएँ इनके सामने बनी है। दूसरी बात ये कि ये कोई आपस में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल तो बन गई है ये, लेकिन ये नहीं है कि इनकी करेंसी अलग-अलग है। ये नहीं कि यूरोपियन यूनियन की तरह ये अपना बना लें, एक करेंसी रखें, फिर एक डिफेंस सिस्टम हो, एक फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ इस तरह का सिस्टम इवॉल्व कर लें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होती है डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेसी भी नहीं है इनके यहाँ। तो बहुत मुश्किल है, अगर जॉइंट इनका डिफेंस मैकेनिज़्म कुछ हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन ये कि फ़िलहाल तो नहीं, कभी ये पाकिस्तान से कुछ लोगों को बुला लेते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, कभी अब जब सऊदी अरेबिया की यमन से लड़ाई चल रही थी, तो इजिप्ट, सूडान और कुछ और अरब देश उस लड़ाई में भाग ले रहे थे। और कई कंट्रीज़ का वो कोलिशन था जिसने मिलके यमन को बर्बाद किया, लेकिन अब यमन में हूती दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। और उनके एक बार तो उनका जो ऑयल इंस्टॉलेशन था बड़ा, उसको हूतियों ने उड़ा दिया। और अभी भी कहते हैं कि अगर आप आजकल तो ख़ैर बातचीत का दौर था उनका, पीस है दोनों के बीच में, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर अटैक हुआ या इज़राइल का साथ दिया तो वो दोबारा से भी कर सकते हैं। तो इन लोग को एक जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है, ये बहुत दिन नहीं चल सकता। बहुत बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में आ रहा है, अरब देशों में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। और दूसरे ये कि गाज़ा को लेके भी काफ़ी गुस्सा है अरब देशों में, ख़ास तौर से इजिप्ट और जॉर्डन में तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है, गल्फ़ में इतना है नहीं। एक बात और भी है, पता नहीं चलता कि कितना रिज़ेंटमेंट है जनता में, एकदम से बर्स्ट हो जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। फिर उसकी वजह से ये होता है कि अखबारों में कोई खबरें नहीं छपती, सेंसरशिप होता है, तो सडनली बर्स्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा 2011 में अरब अपराइजिंग आई, ट्यूनिस से शुरू हुई और तमाम फैल गई। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये सभी देश जो हैं ये एक ही लोग हैं, इनका खाना-पीना, इनका सब अरब हैं, इनकी भाषा भी एक है, इनका कल्चर भी एक है इनका, और अधिकतर लोगों का धर्म भी एक है। लेकिन ये इनको छोटे-छोटे देशों में बाँट दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। पहले ये सब विलायत कहलाती थीं, यानी प्रोविंसेस होते थे ऑटोमन एम्पायर के, और इसमें कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं था, लोग मूवमेंट थे लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो सब खत्म हो गया, स्टेट्स बन गई हैं और वीक डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, निर्भर रहते हैं ये अमेरिका के ऊपर, या पहले ब्रिटेन था इनको सुरक्षा प्रदान करता था, अब अमेरिका इनको करता है। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत दिन नहीं चल सकता। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, अगर सेना बनाते हैं तो सेना कुछ coup भी कर सकती है, इंटरेस्ट को, अरब इंटरेस्ट को देख के। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी है। अब वो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आने वाला समय बनाए बताएगा। इसी कि इन्हीं ने एक इंटरनेशनल इस्लामिक कोalition बनाया था, सऊदी और यूएई ने मिल के, जो उसमें लड़ रहा था यमन में, लेकिन वो यमन में हूती को नहीं हरा पाए। बर्बाद ज़रूर हो गया यमन, उसमें लाखों लोग मरे, पता नहीं फ़ैमीन, ऐसा वर्स्ट फ़ैमीन वहाँ आया था। हिस्ट्री में कहा जाता है कि ऐसा शायद ही कहीं आया हो, मिलियन लोग मरे। लेकिन ये कि हूती आज भी स्ट्रॉन्ग हैं और खड़े में हैं और लड़ रहे हैं उनसे भी, और सीरिया, इज़राइल के खिलाफ भी।
जी। सर आपने थ्रेट परसेप्शन की बात की थी। अगर ईरान से थ्रेट है सऊदी अरेबिया को और ईरान को टैकल करने के लिए ये चाइनीज़ आप सिस्टम लगाते हैं, तो ये तो नाकाफ़ी है। और थोड़ा-सा सऊदी अरेबिया के थ्रेट परसेप्शन पे बात करें जहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ सिस्टम लगा दिए और बिलियंस लगाए, नाकाम है और लगता है कि चाइना ने इनको बीटा वर्ज़न दे दिया और ये सारी चीज़ें अब डेज़र्ट फ़ील्ड में आके सारी चीज़ें एकदम फेलियर साबित हो रही हैं। तो ऐसे में आगे का सर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप इस पे थोड़ा-सा देखिए, ईरान जो है वो बहुत आगे निकल गया है ये डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में लेके। उन्हीं ने 2 हुँ, चीज़ों पे काफ़ी कंसंट्रेशन किया। एक तो ड्रोन्स के ऊपर, जो बड़े अच्छे बनाए, उन्हीं ने रशिया को भी सप्लाई किया, जो रशिया उनको इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में। ये बहुत सस्ते हैं शहीद ड्रोन्स, और इनका इस्तेमाल जो वो अपने उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स या दूसरे मिसाइल्स जब वो यूज़ करते हैं तो उनके साथ-साथ इनको भी भेज देते हैं। उससे रडार जो होता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है और ये टारगेट को हिट कर लेते हैं। इस तरह के उनके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, अमेरिका से उन्हीं ने खरीद रखे हैं। मगर ये कि उनके पास फ़ोर्स नहीं है यूज़ करने की। कौन यूज़ करेगा? कहाँ से आएँगे? और दूसरे लोग किसी तीसरे मुल्क के लिए नहीं लड़ते। या लड़ते भी हैं तो उसके लिए नेशनलिज़्म की ज़रूरत होती है लड़ाई के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और फिर ईरान के पास बहुत बड़ी फ़ौज है। उनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हमने देखे कि काफ़ी एक्टिव हैं, जिस तरह से वहाँ पे उन्हीं ने इज़राइल में उनका इस्तेमाल हुआ और डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए। तो सऊदी अरेबिया में अभी टाइम लगेगा एक उस आर्मी को डेवलप वो करने का उनका जो प्लान है। और फिर दूसरी बात ये कि वो उनके पास सारे सिस्टम तो अभी तक अमेरिकन्स थे, वो अब वो चाइनीज़ के पास गए। उन्होंने पॉलिसी एडॉप्ट की है कि वो डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं अपने सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को। तो चाइना अभी बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ अगर वो रशिया या किसी और के पास जाते और जी। ज़्यादा बेहतर होता। और फिर दूसरी बात ये है कि उनको कुछ रीजनल अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे। और ईरान का कोई ऐसा इरादा किसी भी मुल्क पे अटैक करने का मुझे नहीं नज़र आता है, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है वो बेसिकली वो सिक्योर करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो इसलिए कि उनके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर उसके अलावा तेल की सप्लाई हो नहीं पा रही। उनकी पूरी कोशिश है कि एक तेल के अलावा अपना हुँ, अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी तेल के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी न रहे, हुँ। बल्कि दूसरे सोर्स से वो पैसे अर्न करें। तो उसके लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, और वो अ, सऊदी अरेबिया पे नहीं करेंगे। तो सऊदी अरेबिया अगर, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं सऊदी अरेबिया में वो उनके लिए ख़तरा है। उनको वो मानते हैं, और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये जो गल्फ़ सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी सभी मुल्कों के ऊपर जो उस क्षेत्र के हैं उनकी आनी चाहिए, ना कि सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों से। वो ये कहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी किसी बड़ी पावर को सबलेट मत कीजिए। इस तरह के डिफरेंसेस, उनके बहुत सीरियस डिफरेंसेस हैं जो उनके लिए हैं। लेकिन ये कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि चाइनीज़ वेपन और चाइनीज़ सिस्टम, और दूसरी बात ये कि क्या ये सिस्टम्स वो ईरान के खिलाफ यूज़ कर पाएँगे? क्या चाइना उनको अलाउ करेगा अगर युद्ध होता है ईरान के खिलाफ? इसलिए कि ईरान उनका बहुत ट्रस्टेड एलाई है उस पूरे एब्सोल्युटली। क्षेत्र में। तो वो भी एक बड़ी समस्या उनके सामने रहेगी हमेशा। अ, चाइना और रशिया दोनों ये नहीं चाहेंगे कि आपस में इन दोनों देशों में युद्ध हो। पहली बात ये अगर होता है तो फिर वो ये लोग, मुझे तो लगता है कि चाइना का साथ देंगे, ईरान का साथ देंगे, ना कि सऊदी अरेबिया का। जैसे कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत उसके बड़े क्लोज़ एलाई हैं अमेरिकन से, और अमेरिकन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो चाइना सर मैं आपने नहीं जो समझता कि अल्टरनेटिव है उनके लिए वेपन सिस्टम के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि वो और सिस्टम्स अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और प्रोक्योरमेंट के लिए उन्होंने चाइना के पास गए, ट्रेडिशनली वो सऊदी अरेबिया के साथ थे। ऐसे में सर
जो आपने कहा कि जो बिग डिफरेंस है वो ये कि आप किसी और बड़ी ताकत को सिक्योरिटी के लिए सबलेट ना करें। इस पर क्या जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी जो उनका पैक्ट है अभी वो लैप्स भी हो गया है। क्या ऐसा होगा कि इसमें कुछ हम बड़ा बदलाव देखेंगे और ये नहीं होगा अमेरिका इस पूरे रीजन से हट जाएगा? ये मुमकिन हो पाएगा सर? मुझे नहीं लगता। अमेरिकन ट्रूप्स पूरे गल्फ रीजन में वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और वो कोई सवाल नहीं कि अब वहाँ से जाएंगे। वही नहीं बल्कि अब इजरायली ट्रूप्स भी वहाँ जल्दी ही आ रहे हैं। यूएई और कतर, यूएई और बहरीन में ये 2 दोस्त तो साइन कर चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड, यानी इजराइल से इन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इनके साथ बढ़ रहा है और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया भी उनको रिकॉग्नाइज करे। ये डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है इनकी कि देखिए, ये जो सऊदी अरेबिया है इसका फ्यूचर लिंक है अमेरिका के साथ, ये रिजीम का फ्यूचर लिंक है। और जो अमेरिका के दुश्मन हैं इनके दुश्मन हैं, जो इनके मित्र हैं अमेरिका के वो इनके मित्र हैं, तो ये छोड़ नहीं सकते। हमस को इन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। जब भी हमस के ऊपर अटैक हुआ तो सऊदियों ने या तो इसराइल को पहले इन्फॉर्म कर दिया, अगर ईरान ने उनको इन्फॉर्म किया था तो तुरंत उन्हीं ने इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि ये इन लोगों ने वहाँ से अमेरिकन ट्रूप्स ने ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को गिराए भी थे। इन सभी देशों में वहाँ से ईरान के खिलाफ कुछ न कुछ एक्टिविटी हुई थी रोक लगाने की कि ताकि ये मिसाइल्स इसराइल तक ना पहुँच पाए। तो ये जो है उनके साथ प्रॉब्लम बनी हुई है, वो अमेरिका को मैं नहीं समझता, ना ही अमेरिका इनको किसी तरह से छोड़ेंगे। हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कोशिश है कि वो कोई एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो और बड़े देशों पे जो उनकी निर्भरता है वो ख़त्म हो। ये इस तरह की कोशिश उन्हीं ने की थी, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने कहा नथिंग डूइंग। अभी ट्रंप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने नए जो डिफेंस पैक्ट की बात की है, तो उसमें तो सऊदी अरेबिया के पास मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा पावर रहेगी, पूरी तरीके से रहेगा। बल्कि यही नहीं, बल्कि अमेरिकन ये भी अब कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है कि आप ऑयल इंस्टॉलेशंस जितनी हैं वो अमेरिका को हवाले कर दें ताकि वो उनकी सिक्योरिटी करेगा। और यही नहीं बल्कि अमेरिका की एक पॉलिसी ये भी है, वो ये भी कहते हैं कि जो तेल है उसके ऊपर अमेरिका का, पूरे रीजन के तेल के ऊपर अमेरिका का ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए अमेरिकन का। और तेल की जो है, ताकि दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि जो तेल का कोटा सिस्टम जो है ओपेक के ज़रिए जो बनाया गया है, नहीं सारी जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अधिकतर जो ओपेक के मेंबर हैं उनका कोटा सिस्टम होता है। हर कंट्री उतना ही तेल निकालती है, ये हर 3-3 महीने पे रिव्यू होता है, कभी 6 महीने पे। तो वो कहते हैं कि ये भी बंद होना चाहिए। प्राइस जो है मार्केट को डिटरमिन करना चाहिए। तो वो तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया के लिए मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया उनसे अलग हो पाएगा। बल्कि यही नहीं, बल्कि रैंड कॉर्पोरेशन ने तो यहाँ तक कहा था कि पूरा ऑयल स्ट्रिप जितनी है ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक, इसके ऊपर अमेरिका अपना कब्जा कर लेना चाहिए और वहाँ से जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एक्सपेल कर देना चाहिए। ये ब्रीफिंग वाइस रम्सफेल्ड को जो कि उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर के, उनको दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं अमेरिका के सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करने जा रहे हैं, लेकिन अगर अराजकता फैलती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तेल के ऊपर अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उन्हीं का कब्जा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका का ये भी मानना है कि ये एक तेल जो है स्ट्रेटेजिक असेट है। अगर इसका जो लगातार सप्लाई बनी रहना चाहिए, अगर इसकी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो फिर तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और तेल की कीमत बढ़ती तो दोबारा से रिसेशन अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया में आ जाएगा। ये उनका आर्गुमेंट है और ये कहते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जी, तो तेल जहाँ-जहाँ है वहाँ पर अधिकार तो सिर्फ़ अमेरिका का है, ये तो सब प्रूवन बात है, जहाँ भी तेल होता है वहीं पे अमेरिका पहुँच जाता है। वेनेज़ुएला में वॉरशिप और क्या-क्या कुछ हो रहा है और यूक्रेन ऑयल के पीछे भी सारा कुछ घमासान भारत और इसके साथ।
तो ये आज का पूरा डिस्कशन रहा। आपने सर बहुत अहम बिंदु हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर साझा किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।